11 मई 1998 ये वो दिन था भारत न्यूक्लियर हब में शामिल होने वाले 6th कंट्री बन गया। उस दिन भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी रेसिडेंस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य की नींव भी स्थापित कर दी। अगर 5 जुलाई 1968 में एनपीटी और 10 सितंबर 1998 में सीटीबीटी को साइन कर देता तो शायद इंडिया कभी न्यूक्लियर स्टेट बन ही नहीं पाता। तो क्या है एनपीटी और सीटीबीटी और इसमें इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया? एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य न्यूक्लियर वेपन के प्रचार को रोकना और न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज को बढ़ावा देना। एनपीटी के मेन 3 पिलर है। पहला नॉन प्रोलिफरेशन, दूसरा डिसआर्मामेंट और तीसरा है पीसफुल यूज। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वे इस बात पर एग्री है कि वे कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेंगे, और जिन देशों के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है वह दूसरे को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने में मदद नहीं करेंगे। डिसआर्मामेंट का मतलब है जिन देशों के पास परमाणु हथियार है वह अपने आर्सेनल्स यानी कि वेपन्स और आर्म्स को कम करे और आखिर में समाप्त करने के लिए सहमत है। पीसफुल यूज यह सुनते ही समझ में आ जाता है कि किसी शांति के लिए यूज करना, जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मदद से लाइट प्रोड्यूस करना, मेडिकल और रिसर्च के लिए यूज करना। एनपीटी को 1968 में बनाया गया था और 1970 में लागू हुआ। इसमें 191 पार्टीज है, जिससे कि ये इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड आर्म कंट्रोल ट्रीटी बन गया। हालांकि 4 देश है जिनके पास परमाणु हथियार है या उनके बारे में माना जाता है कि उनके पास परमाणु हथियार है, लेकिन वो एनपीटी में शामिल नहीं हुई है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने 2003 में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद एनपीटी से खुद को अलग कर लिया था। एनपीटी के हर 5 साल में रिव्यू कॉन्फ्रेंस में रिव्यू की जाती है, जहां पार्टीज ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस पर बात करते थे। लास्ट कॉन्फ्रेंस 2020 में हुआ था और अगला कॉन्फ्रेंस 2026 में होने वाला है। आप देखते हैं सीटीबीटी क्या है। सीटीबीटी एक ट्रीटी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकना है, चाहे वो वार के लिए हो या शांति के लिए। इसे 1996 में कई देशों ने बनाया गया था, लेकिन ये अभी तक काम शुरू नहीं किया क्योंकि कुछ देश है इस पर सहमत नहीं हुई है। ट्रीटी में एक चेकिंग की सिस्टम है जहां चेक करता है कि कोई देश रूल तोड़ता है या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है। इस ट्रीटी परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना चाहता है और शांति और डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देना चाहता है। अब चलिए समझते हैं कि एनपीटी और सीटीबीटी के बीच क्या अंतर है। एनपीटी और सीटीबीटी ये 2 ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी हुई है। इनके बीच का डिफरेंस हम कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं। एनपीटी एक ट्रीटी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सभी परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना और न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल उपायों को बढ़ावा देना। यह दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट यानी कि एनडब्ल्यूएस और दूसरा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट यानी कि एनएनडब्ल्यूएस। 5 एनडब्ल्यूएस देश था उस वक्त, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो बाकी देश है जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और पीसफुल ऑब्जेक्टिव के लिए असिस्टेंट के बदले में न्यूक्लियर हथियारों को हासिल या स्प्रेड नहीं करने पर एग्रीड है। एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट को परमाणु डिसआर्मामेंट को आगे बढ़ाने और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसफर करने से मना किया है। सीटीबीटी, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से भी जाना जाता है, जो सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर रोक लगाते हैं, चाहे मिलिट्री या पीसफुल पर्पस से क्यों ना हो। इससे 1996 में यूएन द्वारा अपनाया गया था, जो 187 देशों ने इस पर साइन किया गया था। हालांकि ये ट्रीटी फुल्ली तब तक लागू नहीं हो सका जब तक कि भारत के साथ 44 अन्य देशों द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे इन ट्रीटी पर कई ऑब्जेक्शंस थे। आइए उन मेजर ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है कि भारत को लगा कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर है, क्योंकि ये दुनिया को न्यूक्लियर पावर रहने वाले देश और ना रहने वाले देशों के बीच डिवाइड करता है, और न्यूक्लियर वेपन रहने वाले देशों को अपने आर्सेनल को डिसआर्म करने के लिए या कम करने के लिए कोई ऑब्लाइज नहीं करता है। भारत ने यह भी आर्गू कि एनपीटी ने पीसफुल ऑब्जेक्टिव के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी परस्यू करने की सॉवरेन राइट को वायलेट करता है, जिससे कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कमी हो सकता है। भारत ने सीटीबीटी पर साइन नहीं किया क्योंकि उसका मानना था कि यह ट्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के मुद्दे को एड्रेस नहीं करते हैं, जिससे कि ये स्टेट के बीच न्यूक्लियर इनइक्वालिटी पैदा कर सकते हैं। भारत अपनी सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए विशेष रूप से अपने पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना से आने वाले खतरों को नजर रखते हुए न्यूक्लियर टेस्ट करने के अपने ऑप्शंस को बनाए रखना चाहता था।
अब चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन की हिस्ट्री क्या है। पहला न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेवलपमेंट किया गया था, जो यूएसए के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ चलाया जाने वाला एक सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम था। और पहला न्यूक्लियर टेस्ट 16 मार्च 1945 को न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट में हुआ था। इस टेस्ट को एक सीक्रेट कोड नेम दिया था ट्रिनिटी। और इस न्यूक्लियर टेस्ट के कुछ हफ्ते बाद अमेरिका ने 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉम बम गिराया और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत यूके, फ्रांस और चाइना को एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्निशन किया गया, जो 1968 में साइन हुआ और 1970 में लागू हुआ। न्यूक्लियर वेपन के यूजेस को कम या खत्म करने के लिए कोई हिस्टोरिकल कदम भी शामिल किए, जैसे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, जिसने एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्टिंग पर बैन लगाया। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स 1 1972 और स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स 2 1979, जो यूएसए और सोवियत यूनियन की नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन को रिड्यूस किया। सीटीबीटी 1996, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, और स्टार ट्रीटी 2010, जिसने यूएसए और रशिया की डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन को कम कर दिया। न्यूक्लियर वेपन की इतिहास न केवल साइंस, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल है, बल्कि यह हमारा होप एंड फेयर का भी इतिहास है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया और कैसे किया। सबसे पहला रीजन है कि सिक्योरिटी। भारत अपनी पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना से खतरों को रोकना चाहता है, जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है। दूसरा रीजन है भारत वर्ल्ड के सामने अपने आप में एक मेजर पावर एस्टैब्लिश करना चाहता था। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद 7 सितंबर 1972 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डिवाइस बनाई और टेस्ट करने के लिए बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किया। इस न्यूक्लियर डिवाइस को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव नाम से जाना जाता था और पहले बार 18 मई 1974 में राजस्थान की पोखरण पर टेस्ट किया गया। और पोखरण 2 एक सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बम था, जो 1998 में इंडियन आर्मी के पोखरण रेंज में टेस्ट किया गया। पोखरण 2 में एक फ्यूजन बम और 4 फ्यूजन बम था और 11 मई 1998 में एक फ्यूजन बम और 2 फ्यूजन बम टेस्ट किया गया। और 2 दिन बाद यानी कि 13 मई 1998 में बाकी 2 फ्यूजन बम टेस्ट किया गया और भारत एक फुल फ्लेज न्यूक्लियर कंट्री बन गया। इस खबर को देश के जनता तक पहुंचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। न्यूक्लियर टेस्ट करते वक्त अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने सैटेलाइट डिटेक्ट करने की कोशिश किया, इसीलिए भारत को इस डिटेक्ट सैटेलाइट से बचना बहुत ज़रूरी था। और इन सैटेलाइट से बचने के लिए भारत को सीक्रेटली टेस्ट करना पड़ा। अब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी के कॉर्प्स इंजीनियर की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को दिया गया, ताकि उस लोकेशन पर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की सैटेलाइट को नजर ना पड़े। 58 इंजीनियर रेजिमेंट के कमांडर कर्नल गोपाल कौशिक ने इस टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन किया और अपने ग्रुप के स्टाफ को यह खबर हिलने नहीं दिया। इस टेस्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर थे चीफ साइंटिफिक ऑफिसर और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की डायरेक्टर डॉक्टर R चिदम्बरम और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लेनेशन एंड रिसर्च और DRDO के साइंटिस्ट और इंजीनियर शामिल थे। टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान सारे साइंटिस्ट आर्मी की ड्रेस पहन के काम किया, ताकि कोई सैटेलाइट से देखे तो आर्मी ही लगेगी। साइंटिस्ट और इंजीनियर काम ज्यादातर रात में ही करते थे। टेस्ट साइट यानी कि जिस जगह पर टेस्ट किया गया वहाँ 2 ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला ग्रुप में टेस्ट किया जाने वाले 5 डिवाइस में से 3 डिवाइस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी कि शक्ति 1, द फिशन डिवाइस यानी कि शक्ति 2 एंड ए सब किलोटन डिवाइस यानी कि शक्ति 3 थे। और सेकंड ग्रुप में बाकी 2 सब किलोटन डिवाइस थे। और यह प्लान किया गया कि फर्स्ट ग्रुप 11 में और सेकंड ग्रुप 13 में को टेस्ट किया जाएगा। और टेस्टिंग का टाइम लोकल वेदर कंडीशन पर डिपेंड किया गया। दोपहर तक हवा थाम चुके थे, टेस्टिंग शुरू हो गया और टेस्ट प्रिपरेशन की इंचार्ज डॉक्टर के संतनाम ने टेस्ट काउंटिंग करने वाली 2 चाबी रेंज सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर के वासुदेव को चाबी दिया और उन्होंने टेस्ट इंडिकेटर चेक किया। इंडिकेटर चेक करने के बाद दोपहर की 3:45 मिनट पर पहला टेस्ट ग्रुप ब्लास्ट किया गया। अब चलिए देखते हैं कि भारत के इस सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बाकी देशों का क्या रिएक्शन था। चाइना ने केवल 2 शब्द ही कहा, ग्रेव कंसर्न एंड स्ट्रॉन्ग इंडिग्नेशन, जिसका मीनिंग है गंभीर सोच और तीव्र आक्रोश। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से न्यूक्लियर वेपन की प्रचार को रोकने के लिए जबरदस्त कदम उठाने के लिए कहा। शायद जापान को थोड़ा जेलसी लगा, क्योंकि जापान ने अपने एम्बेसडर को भारत से वापस बुला लिया और जापान में होने वाली मीटिंग को कैंसिल कर दिया और आगे इसी तरह टेस्ट नहीं करने के लिए घोषणा दी। लेकिन 1999 में यानी कि टेस्ट के 1 साल बाद जापान ने फिर से भारत के साथ अपने संबंध शुरू किया। वहीं फ्रांस ने चाइना की तरफ केवल 2 शब्द ही कहा, डीप रेग्रेट एंड सीरियस कंसर्न।
और भारत के साथ अपनी मिलिट्री कॉर्पोरेशन और कॉन्टैक्ट सस्पेंड कर दिया था। लेकिन 99 में फिर से भारत के साथ अपने संबंध जारी रखा। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और यूएस का रिएक्शन कैसा था। यूएस ने भी सेम चीज कही कि एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन करने के लिए इरादा किया और पाकिस्तान में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट का जवाब 1998 में उनके न्यूक्लियर टेस्ट से किया। अब तो आपको समझ में आया होगा कि एक देश के लिए न्यूक्लियर पावर कितना इंपॉर्टेंट है। पर आपको क्या लगता है, अगर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो क्या वो देश एज ए पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री माना जाएगा? देखो, एक देश के पावरफुल को समझने के लिए न्यूक्लियर वेपन एक लौती ऑप्शन नहीं है। नेशनल पावर के कोई फैक्टर्स है, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कल्चर एंड डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज। कुछ देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जैसे कि जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फिर भी ग्लोबल अफेयर्स में पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल माना जाता है क्योंकि उनके पास मजबूत इकोनॉमी, स्टेबल डेमोक्रेसी, एडवांस टेक्नोलॉजीज और स्किल्ड वर्क फोर्सेस है। वही कुछ देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे कि कोरिया, पाकिस्तान और ईरान। वह अभी ही सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में बहुत सारे चैलेंजेस और खतरों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमी वीक है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भरपूर है। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन होने से कोई देश अपने आप में पावरफुल नहीं हो जाता। और ऐसे भी नहीं जो इसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो बहुत पावरफुल है। न्यूक्लियर वेपन एक सिर्फ ऑप्शन है, पर हमें गर्व है कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अभी आईपीएल की सीजन चल रहा है। अगर आपको आईपीएल की बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं पता होगा तो इसमें क्लिक करके आईपीएल की बिजनेस मॉडल को समझ सकते हो। मैं आपके साथ वही मिलूंगा। Thank you for watching this video.